नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर ज़बरदस्त चर्चा बनी हुई है। हमने एक एपिसोड पहले भी किया था, समझाया था कि त्रिवेंद्र सरकार ने क्या परिवर्तन भू कानून को लेकर किया है। जब मनोज वाजपेयी ने ज़मीन खरीदी तो उसके बाद हंगामा या विवाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। आज मेरे साथ बात करने के लिए रतन सिंह असवाल हैं। पलायन एक चिंतन नाम का एक सामाजिक संगठन चलाते हैं। पहाड़ के सरोकारों की लगातार बात करते हैं। समझेंगे कि एनडी तिवारी से लेकर त्रिवेंद्र सरकार तक क्या क्या परिवर्तन इसमें हुए हैं और धामी सरकार से क्या अपेक्षाएं उत्तराखंड के युवाओं की हैं। असवाल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये भू कानून की चर्चा हो रही है, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो कानून एनडी तिवारी ने बनाया था वो कानून क्या था, उस कानून में क्या क्या छेड़छाड़ हुई है, उस कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, एनडी तिवारी सरकार में जो उन्होंने कानून बनाया था उसमें ये नंबर एक तो ये था कि जो गैर उत्तराखंडी है, राज्य से बाहर का व्यक्ति है, वो 500 मीटर कृषि भूमि बिना अनुमति के खरीद सकता है और 12.5 एकड़ ज़मीन वो अनुमति से खरीद सकता है, शासन की अनुमति से खरीद सकता है। तो ये लगा चलता रहा। इसी कानून में जब भुवनचंद खंडूड़ी जी की सरकार बनी तो उन्होंने 500 मीटर को 250 मीटर कर दिया, बाकी नियम शर्तें वैसी ही रही। अब त्रिवेंद्र सरकार ने तो इसको और विस्तार कर दे दिया कि आप कितनी भी खरीद सकते हैं। सवाल ये है कि 250 मीटर कृषि भूमि जो व्यक्ति ले रहा है वो उसमें खेती तो नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वो उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा। नहीं, शहरी क्षेत्रों में तो वो आवासीय उसका उपयोग होना चाहिए, तब बना सकता है वो नगर निकाय क्षेत्रों में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो नक्शा पास कराना पड़े। तो ये मान लिया जाना चाहिए कि वो जो है उस भूमि को मकान बनाने के लिए ही ले रहा है। अब आप किस तरह का विकास आप देखना चाह रहे हैं? आप जरा नैनीताल ज़िले में, नैनीताल के अगल बगल जो क्षेत्र हैं वहाँ जाइए। पहाड़ के पहाड़ खोद के कंक्रीट के जंगल बना दिए गए हैं और उन कंक्रीट के जंगलों को बनाने के लिए उनका पहाड़ों का कटान किया जाता है और जो कटान का जो मलबा है, जो नियरेस्ट जो गधेरा है, उसमें फेंक दिया जाता है। जो विवाद हो गया, अब क्या होना चाहिए और क्या कंपैरिजन आप इसका हिमाचल प्रदेश के कानून से करते हैं? बार बार ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कानून बनाया जाना चाहिए। क्यों ये तर्क दिया जाता है और क्या वहाँ पे कानून है? देखिए, हिमाचल में तो आउटसाइडर खरीद ही नहीं सकता है और अगर वो कृषि भूमि को खरीदता है तो उसके लिए उनके अपने कानून हैं। वो एक जटिल प्रक्रिया है जिससे उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ तो रेड कारपेट है। तो मेरा ये मानना है कि हम पैटर्न की बात ना करें, हम उससे भी मजबूत कोई कानून बनाएं कि। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि हम आपदाओं का और हमारा चोली दामन का साथ है। सैकड़ों गांव हैं हमारे राज्य में जिनका विस्थापन होना है, लेकिन उनका विस्थापन सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनके लिए उपयुक्त ज़मीन नहीं। रेड कारपेट बिछा दिया कॉरपोरेट के लिए, चाहे वो किसी के भी दबाव में था। उसका कोई फ़ायदा, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने होता हुआ देखा है पहाड़ में कहीं? देखिए, फौरी तौर पे अभी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, मुक्तेश्वर में एक प्रोजेक्ट मैंने देखा है। हो सकता है कालांतर में उसके अच्छे परिणाम या प्रभाव आगे देखने को मिले, भविष्य में देखने को मिले, हो सकता है। लेकिन एनडी तिवारी सरकार ने भी ये ज़मीन खरीदने की तो इजाज़त दे ही रखी थी, उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। तो एनडी तिवारी की सरकार 2002 में बनी थी, आज 2021 की जुलाई चल रही है। तो क्या ये 18-20 साल में आपने कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन पहाड़ में होते हुए देखा है, किसी भी प्रकार के भू कानून में बदलाव या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होते हुए? देखिए, अगर कुछ होटल और रिजॉर्ट को अपवाद स्वरूप हम देख लें, वो ज़रूर है। बाकी मैंने लोगों के, इंडस्ट्रीज़ के या पैसे वालों के फार्म हाउस ही बनते हुए देखे हैं पहाड़ में। बाकी ऐसी इंडस्ट्री तो बनते हुए मैंने नहीं देखी है। हाउस बन गए। दुरुपयोग हुआ, उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ है। 5% फ़ायदा आप मान लीजिए, लेकिन 95% उसका दुरुपयोग इंडस्ट्रीज ने और पैसे वालों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, बिजनेसमैन ने किया है। अब ये दुरुपयोग किया है, ये ज़मीन तो उत्तराखंड के आदमी ने ही बेची। तो यस। क्यों उत्तराखंड के आदमी की ये गलती ना मानी जाए कि वो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं? ज़मीन तो उत्तराखंड का आदमी बेच रहा है ना, वो किसी के दबाव में तो बेचता नहीं है, वो अपनी इच्छा से बेचता है। तो इसमें एक गलती तो उत्तराखंड के उस आदमी की भी है जो अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरी जगह आ गया, वहाँ वो अपनी ज़मीन बेच रहा है। नहीं, गलती तो निश्चित रूप से है। अगर इन्हीं सब गलतियों पे हम चर्चा करने लगे तो ये गलतियाँ तो पूरी दुनिया में होती हैं। तो वो गलती हमारा आदमी भी कर रहा है, तो अतिशयोक्ति अगर यहाँ पे पिछले 20 साल में कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है पहाड़ों में ज़मीन खरीद और बिक्री का, तो फिर तो वो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध ही लग जाना चाहिए कि ज़मीन और खरीद, उस पहाड़ों में ज़मीन की खरीद फरोख्त हो ही ना, पूरी तरीके से रोक लग जानी चाहिए। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ।
हमारे पास पहाड़ में जो कृषि जोत है वो 7% 6% से ज़्यादा नहीं है। अगर उस कृषि जोत को हम इसी तरीके से खुर्द-बुर्द करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास खेती तो छोड़ो, मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। जो कुछ लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इसका कुछ फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होता हुआ तो नहीं दिखाई दिया है पिछले 20 वर्षों में पहाड़ों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर। तो अगर ऐसा हुआ नहीं है तो ज़मीनों की खरीद फरोख्त पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती? बड़े लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन गलती उस किसान, उस उत्तराखंडी की भी है जो अपनी ज़मीन औने पौने दाम पर लोगों को बेच रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।